नमस्कार साथियों। स्टडीज ऑन यूट्यूब चैनल के हिस्ट्री वाले इस सीरीज के पहले वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम सब इस वीडियो में महात्मा गांधी जी के जीवन के बारे में जानेंगे। महात्मा गांधी जी के जीवन के व्यक्तिगत परिचय और दक्षिण अफ्रीका जाने, वहाँ संघर्ष करने और वहाँ से फिर अपने सफल प्रयोग पूरा कर भारत आने तक की कहानी और उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग छुएंगे। उम्मीद करते हैं ये सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके लिए, आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए और विशेष करके आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। हम सब जानते हैं कि मोहनदास करमचंद गांधी जी का पूरा नाम था। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। पश्चिमी भारत के गुजरात के एक तटीय क्षेत्र पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम था करमचंद गांधी, जो कि काठियावाड़, जो छोटा सा रियासत है गुजरात का, उसके दीवान थे। दीवान का अर्थ होता है प्रधानमंत्री। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि गांधी जी एक उच्च मध्यम परिवार के संतान थे और इनकी मां का नाम था पुतलीबाई। गांधी जी का विवाह 1883 ईस्वी में हुआ था, जिस समय उनकी उम्र लगभग 13.5 वर्ष थी। बाल विवाह हुआ था। इनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबाई मक्कनजी। कस्तूरबाई मक्कनजी का उम्र उस समय विवाह के समय 14 वर्ष था और वो अपने पति गांधी जी से 6 माह बड़ी थी। इन दोनों के 4 संतान थे। चारों के चारों पुत्र थे। हरिलाल गांधी, मणिलाल गांधी, रामदास गांधी और देवदास गांधी। देवदास गांधी सबसे छोटे पुत्र थे और इन्हें सबसे अधिक प्यारे थे। गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में हुई, सामान्य शिक्षा हुई और वे पढ़ने में औसत दर्जे के विद्यार्थी थे। इनकी लिखावट भी सामान्य विद्यार्थियों वाली लिखावट थी। गांधी जी ने अपनी मिडिल स्कूल तक की पढ़ाई अपने गांव पोरबंदर में ही की। मैट्रिकुलेशन तक की पढ़ाई उन्होंने राजकोट से की। उसके बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए वे भावनगर गए। भावनगर से उन्होंने उच्च माध्यमिक की पढ़ाई की। उच्च माध्यमिक की पढ़ाई पूरी करने के बाद उच्च शिक्षा के लिए 1889 से 91 के बीच इन्होंने उच्च शिक्षा इंग्लैंड से की, कानून की पढ़ाई की। कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद गांधी जी ने वकालत का पेशा चुना, जैसा कि उनके माता पिता की भी इच्छा थी कि हमारा बेटा बड़ा होकर बैरिस्टर बने। तो माता पिता की इच्छा के अनुसार उन्होंने वकालत का पेशा चुना। लेकिन वकालतन पेशा में बेहद संघर्ष को वो झेल नहीं पाए और कठिन चुनौतियों के कारण वे इंग्लैंड में एक सफल वकालत के रूप में, सफल वकील के रूप में अपनी पहचान नहीं बना पाए। वे अधिक सफलता हासिल नहीं की। बाद में गांधी जी का एक वकील के रूप में गांधी जी का एक कंपनी के साथ समझौता हुआ और वे 1893 में एक व्यापारी, गुजराती व्यापारी थे, दादा अब्दुल्ला, उनका केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए। गांधी जी ने अपनी राजनीतिक दीक्षा गोपाल कृष्ण गोखले जी से प्राप्त की। उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। इन्होंने अपने आध्यात्मिक गुरु नारायण गुरु जी को माना था। हम सब जानते हैं कि गांधी जी को महात्मा गांधी कहा जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि महात्मा गांधी की उपाधि उन्हें किन्होंने दी थी? महात्मा गांधी की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी, लेकिन कई इतिहासकारों का मानना है कि 1915 में वैद्य जीवन राम कालिदास ने सबसे पहले इन्हें महात्मा कहा था। कई लोगों ने महात्मा कहा। कुछ इतिहासकारों का मत है कि वैद्य जीवन राम कालिदास ने कहा। बहुत सारे इतिहासकारों का मत है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया। बापू की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें सबसे पहले 6 जुलाई 1944 को रेडियो पर देश को एक संबोधन के दौरान महात्मा गांधी जी को उन्होंने बापू कहकर, अर्थात पिता कहकर संबोधित किया। और हम सब जानते हैं कि 1893 में जब वो दादा अब्दुल्ला के केस के मामले में दक्षिण अफ्रीका गए, तो दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ जिस तरह का अत्याचार हो रहा था
वहाँ भी ब्रिटिश शासन था। दक्षिण अफ्रीका भी ब्रिटिशों का उपनिवेश था और दक्षिण अफ्रीका ब्रिटिशों का उपनिवेश था, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर जो स्थिति थी भारतीयों की, वह काफ़ी दयनीय थी। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की उस दयनीय स्थिति को गांधी जी समझ नहीं पाए, उसे सहन नहीं कर पाए और उन्होंने उन्हें उत्पीड़न से बचाने के लिए संघर्ष शुरू किया। कई सत्याग्रह के प्रयोग किए और वे सारे प्रयोग भारत लौटने के बाद उन्हें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को परिणाम तक पहुंचाने में काफ़ी मददगार सिद्ध हुआ। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये स्क्रीनशॉट लेकर के इसे नोट डाउन कर लेंगे, ताकि इसमें से बहुत सारे प्रश्न, जैसे राजनीतिक गुरु कौन थे, आध्यात्मिक गुरु कौन थे, गांधी जी को बापू की उपाधि सुभाष चंद्र बोस जी ने कब सबसे पहले दी थी, महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी, लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि दिए गए विकल्पों में रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम न होकर के वैद्य जीवन राम कालिदास हो। हमें यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कई बार ऐसा प्रश्न आया है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे। 1893 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे। तो हम समझते हैं कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए, वहाँ किस तरह उन्होंने भारतीयों को एकजुट किया और फिर उसके बाद फिर वहाँ क्या रूपरेखा तय हुई आंदोलन की, वहाँ से कैसे फिर वापस आए। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए। दक्षिण अफ्रीका में हम सब जानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में जो भारतीय, बहुत सारे भारतीय थे और जितने भी भारतीय थे उन सब को एक तरह से कहा जा सकता है कि वे भारतीय तीन समूहों में विखंडित थे। तीन तरह के भारतीय थे वहाँ। एक तरह के वैसे भारतीय थे जो दक्षिण भारत से गए थे, 1890 के बाद गए थे और दक्षिण अफ्रीका में गन्ने के खेत में मजदूरी करने गए थे, कृषि मजदूर के रूप में गए थे और वहीं पर खेती कर रहे थे। कुछ भारतीय ऐसे थे जो मेमन मुसलमान थे। मेमन मुसलमान क्या होते हैं? मेमन मुसलमान जो है दक्षिण एशिया में बोहाना जनजाति है और वही अब बाद में अपभ्रंश होकर के वही आपस में अपने में बदलाव करके फिर उन्होंने अपने आप को मेमन मुसलमान कहना शुरू कर दिया। ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मेमन मुसलमान मिल जाते हैं, भारत के गुजरात में हैं और ये मेमन मुसलमान जो भी थे वो दक्षिण अफ्रीका में उस समय भी रह रहे थे। तीसरे वैसे भारतीय थे जो कार्य अनुबंध के तहत दक्षिण अफ्रीका तो गए थे, उनका काम खत्म भी हो गया था, लेकिन फिर लौट के आए नहीं, अपने परिवार के साथ वही बस गए थे। तो तीन तरह के भारतीय थे, लेकिन तीनों तरह के भारतीयों के साथ ब्रिटिश शासक का एकदम दानवीय व्यवहार था। ऐसा कहा जा सकता था कि पाशविक व्यवहार था। गांधी जी जब वहां गए तो उनका इन भारतीयों की स्थिति वहां देख करके बहुत द्रवित हो गए। इनके साथ स्थिति ये थी कि ये सार्वजनिक फुटपाथ पे नहीं चल सकते थे। वहां ऐसी व्यवस्था थी कि रात के 9 बजे के बाद इन भारतीयों को, ऐसे भारत के लोगों को रात के 9 बजे के बाद बाहर सड़कों पे निकलने की छूट नहीं थी, सार्वजनिक जगहों पे नहीं जा सकते थे। ये जहाँ पर दक्षिण अफ्रीका के लोग, गोरे लोग रहते थे, ब्रिटिश लोग रहते थे, वहाँ के शासक वर्ग रहते थे, वहाँ ये साझेदारी नहीं कर सकते थे, वहाँ नहीं जा सकते थे। यहाँ तक कि इनके साथ इतना पाशविक व्यवहार होता था कि जो मजदूरी करते थे तो ढंग से इनको मजदूरी भी नहीं मिलता था, इनके साथ बेहद बुरा व्यवहार किया जा रहा था। गांधी जी ये सब देख करके द्रवित हुए, लेकिन उन्हें एक चमक आई कि जो भारतीय ऐसे नारकीय जीवन में अपनी रोजी रोटी के लिए संघर्ष कर रहा है, मतलब उसके अंदर संघर्ष करने की क्षमता है। अगर उसकी इस क्षमता को सदुपयोग कर लिया जाए, इस क्षमता का सही उपयोग किया जाए, तो इनकी यही चीज़ हथियार बना करके इनके उद्धार के लिए काम किया जा सकता है। गांधी जी के साथ एक मानवीय घटना हो गई। डरबन से प्रिटोरिया रेल सफ़र में, डरबन से एक बार प्रिटोरिया जा रहे थे तो वहाँ व्यवस्था थी कि कोई भी भारतीय प्रथम श्रेणी के डब्बे में यात्रा नहीं कर सकता था। गांधी जी चूँकि बैरिस्टर थे, गांधी जी प्रथम श्रेणी की डब्बे में चढ़ पड़े।
गोरे लोगों ने गांधी जी को देखा और उन्हें धुतकार करके प्रथम श्रेणी से उतर करके तृतीय श्रेणी में जाने के लिए बाध्य करने का प्रयास किया। लेकिन जब गांधी जी उसके उस कहने पर तृतीय श्रेणी में नहीं गए, प्रथम श्रेणी से बाहर नहीं निकले, तो हम सब जानते हैं, हम सब ने सुना है कि उन्हें रेल से धक्का दे करके गिरा दिया गया था। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न बन जाता है, कई बार पूछा गया है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कि किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को धक्का देकर गिराया गया था। तो हम सब जान लें, डरबन से प्रिटोरिया के रेल सफर में मेरिट्सबर्ग नामक रेलवे स्टेशन पर, दक्षिण अफ्रीका के मेरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को धक्का देकर गिराया गया था। यह वह दिन था जिस दिन गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में इस अपमान के बाद गांधी जी ने ब्रिटिश हुकूमत को धक्का देकर अपने देश से निकाल फेंकने का संकल्प एक तरह से कह सकते हैं कि ले लिया। उसके बाद गांधी जी के संघर्ष की शुरुआत हुई। गांधी जी के संघर्ष का शुरुआत यहाँ से होता है और हम देखते हैं कि गांधी जी के संघर्ष जो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था 1894 से लेकर 1914 तक ही, इसलिए क्योंकि 15 में भारत आए थे, लेकिन 15 के जनवरी माह में ही आ गए थे, इसलिए संघर्ष हम 14 तक ही समझते हैं। तो 1894 से लेकर के 1914 तक के संघर्ष को दो फेज में बांट के हम देख सकते हैं। 1894 से 1906 तक उनका रुख बहुत ही नरम था। वे उदारवादी, उस चरण को उदारवादी चरण कहा जाता है, उदारवादी रुख अपनाते थे। गांधी जी उस समय एप्लीकेशन लिखते थे, प्रार्थना करते थे, विनती करते थे और वे चाह रहे थे कि बिना ललकारे हुए, बिना अंग्रेजों को कोई परेशानी किए हुए हम अनुनय विनय करके हम इनकी स्थितियों को सुधार सकते हैं। इन्होंने न सिर्फ दक्षिण अफ्रीकी सरकार को, दक्षिण अफ्रीका में जो ब्रिटिश शासक था, दक्षिण अफ्रीका सरकार को न सिर्फ पत्र लिखा, बल्कि ब्रिटेन की सरकार को भी, क्योंकि ब्रिटेन की सरकार दक्षिण अफ्रीका में शासन कर रही थी, ब्रिटेन का उपनिवेश था दक्षिण अफ्रीका। और गांधी जी का मत था कि यहाँ जो भारतीय हैं, भारतीय, क्योंकि भारत भी दक्षिण अफ्रीका का उपनिवेश है, तो ब्रिटिश हुकूमत से इन्होंने ये विनती की कि दक्षिण अफ्रीका में भी आपका शासन, भारत में भी आपका शासन, दोनों जगह आप ही के उपनिवेश हैं और आपके एक उपनिवेश में आपके दूसरे उपनिवेश के लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, तो आप इसमें मध्यस्थता करिए, आप भारतीयों को कम से कम सही जिंदगी जीने लायक उनको सुविधा दीजिए उनके साथ। लेकिन गांधी जी इतने कपटी नहीं थे, वे नहीं समझ पा रहे थे कि अंग्रेज इतने अंदर से दुष्ट हैं, अंदर के इतने मैले हैं कि भारतीयों के साथ कोई अनजाने रूप से वो कोई गलत व्यवहार नहीं कर रहे थे। अंग्रेज भारतीयों के साथ जानबूझकर दानवीय व्यवहार कर रहे थे। गांधी जी ने पहले तो काफी अनुनय विनय किया, काफी अपने स्तर से कुछ रचनात्मक प्रयोग किया। 1894 में उन्होंने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की और नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करके वहां रहने वाले जितने भी भारतीय थे, 3 अलग अलग समूह के भारतीय थे, बहुत सारे अलग अलग धर्म के भारतीय थे, उन सभी भारतीयों को एकजुट करने की अभियान चलाई और सफलता भी मिली। इस नटाल इंडियन कांग्रेस के माध्यम से भारतीयों को वहां एकजुट किया। 1903 आते आते उन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक एक समाचार पत्र का संपादन किया और इस समाचार पत्र का संपादन ये इसलिए कर रहे थे क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के विभिन्न क्षेत्रों में फैले हुए भारतीयों के साथ संवाद स्थापित कर सके, अपना संदेश वहां तक पहुंचा सके, और इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र का संपादन किया। 1904 में इन्होंने फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। फिनिक्स आश्रम एक तरह का कस्बा था जिसकी स्थापना गांधी जी ने की। ऐसे कई और आश्रम थे, कई और कस्बे थे जिनकी स्थापना गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में की। वहाँ जो भारतीय थे, वहाँ भारतीयों को बसाया जा रहा था, उस आश्रम में सम्मानजनक पारिश्रमिक दिया जा रहा था वहाँ, ताकि वहाँ बेहतर जिंदगी जी सके, इसलिए वहाँ उन लोगों को शिफ्ट किया जा रहा था। तो फिनिक्स आश्रम एक तरह से कह सकते हैं कि गांधी जी का बसाया हुआ दक्षिण अफ्रीकाई कस्बा था। 1906 के बाद गांधी जी का जो संघर्ष था वह थोड़ा सा बदलाव आता है, लेकिन फिर भी अहिंसक ही होता है। गांधी जी शुरू से ही अहिंसा को मानते रहे हैं और अंत तक उन्होंने अहिंसा को ही माना, अहिंसा का साथ उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। अहिंसा के सबसे बड़े पुजारी कहा जाता है महात्मा गांधी जी को।
अहिंसक प्रतिरोध या सत्याग्रह का काल कहा जाता है 1906 से लेकर 1914 के बीच में। यहां से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। 1906 में दक्षिण अफ्रीका में पहला सत्याग्रह किया। यहां एक ध्यान देने वाली बात है, दक्षिण अफ्रीका में पहला, गांधी जी का यह पहला संघर्ष था, पहला सत्याग्रह था। अगर कोई पूछता है कि गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कौन था, तो ये 1906 होगा। लेकिन यहीं पर प्रश्न अगर आता है कि भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कौन होता है, तो भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह 1917 में हुआ था, चंपारण सत्याग्रह के दौरान। लेकिन गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह अगर पूछा जाता है तो यह है 1906। भारत में प्रथम सत्याग्रह 1917, चंपारण सत्याग्रह। यहां पर ध्यान देने की जरूरत होती है। 1909 में हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना की उन्होंने, और फिर 1909 के बाद संघर्ष बढ़ता चला गया, संघर्ष को सफलता मिली धीरे धीरे। और जब उन्हें लगा कि यहाँ भारतीयों को हमने एकजुट कर लिया है, यहाँ भारतीयों को धीरे 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 सम्मान मिलने लगा है, उनको जो है सो अपनी आंदोलन में, अपने आंदोलन का जो उनका प्रयोग था उसमें उन्हें सफलता मिली और कई चीज समझा उन्होंने। गांधी, दक्षिण अफ्रीका को गांधी जी के आंदोलनों का प्रयोगशाला कहा जाता है। ये इस अर्थ में कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में आंदोलनों की बारीकियों को समझा, लोगों के मर्म को, लोगों के नब्ज को पकड़ना सीखा। गांधी जी ने वहां महसूस कर लिया कि ये जो परेशान लोग हैं, ये जो गरीब और संघर्षशील लोग हैं, इन लोगों को एकजुट करके और इन्हें सही दिशा दे करके किसी बड़ी से बड़ी ताकत को भी ललकारा जा सकता है और ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। गांधी जी 9 जनवरी 1915 की सुबह फाइनली भारत आ गए। और उस समय आए थे तो आप जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चल रहा था। 1915 में गांधी जी आए थे भारत। सुबह सुबह गुजरात में पोरबंदर रेलवे स्टेशन पर उतरे और अप्रवासी भारतीय की पहचान थी उनकी, और इसीलिए जब उस 9 जनवरी 1915 को जब वहां आए तो 9 जनवरी का दिन खास हो गया। 9 जनवरी का दिन खास इसलिए हो गया कि 9 जनवरी को NRI दिवस मनाया जाने लगा। एक और प्रश्न यहाँ आता है, NRI दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को, प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को NRI दिवस मनाया जाता है। हम सब देखेंगे कि जब गांधी जी भारत आए उस समय प्रथम विश्व युद्ध का काल चल रहा था। जानना यहाँ महत्वपूर्ण यह है कि जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो उस समय यहाँ की स्थिति ये थी कि गांधी जी चाह रहे थे कि आते ही अंग्रेजों पर हमलावर नहीं हो जाना है। इनका मत था कि अंग्रेजों के साथ मिलकर कदम से कदम मिलाइए। क्यों? इसके पीछे का तर्क है। कुछ लोग विवाद खड़ा करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि गांधी जी शुरू में अंग्रेजों के पक्षधर थे। नहीं, अंग्रेजों के पक्षधर नहीं थे। गांधी जी कुशल कूटनीतिज्ञ थे। गांधी जी जान रहे थे कि अभी हमें भारत में कोई नहीं जान रहा है। उन्होंने संघर्ष किया, उन्होंने आंदोलन किया, उन्होंने सफलता हासिल की दक्षिण अफ्रीका में। उस समय सोशल मीडिया का जमाना नहीं था दोस्तों। दक्षिण अफ्रीका में जो उनकी सफलता थी और दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी का जो बोलबाला हो गया था, वो भारत के लोग नहीं जान रहे थे। तो भारत के लोगों के बीच में गांधी जी की पहचान उतनी बड़ी नहीं हो पाई थी। लेकिन अंग्रेज तो जान रहे थे गांधी जी कौन, गांधी कौन है, ये अंग्रेज जान चुके थे, क्योंकि अंग्रेज तो वहां भी थे, अंग्रेज यहां भी थे, तो वह जान रहे थे। तो जब भारत वो आए, अंग्रेज भली भांति गांधी से अवगत थे, लेकिन भारतीय लोग नहीं जान रहे थे। तो इन्होंने सोचा कि अगर हम यहां आकर के अगर अंग्रेज हुकूमत के साथ, ब्रिटिश हुकूमत के साथ अगर संघर्ष शुरू कर देते हैं, सीधे अगर उसके विरोध में आ जाते हैं, तुरंत जेल भेज, तुरंत कारावास हो जाएगी। और जब तुरंत कारावास हो जाएगी तो आंदोलन की भ्रूण हत्या एक तरह से कह सकते हैं, आंदोलन की भ्रूण हत्या हो जाएगी। सबसे पहली कूटनीति यह था कि दुश्मन के साथ मिलकर के दुश्मन की नीतियों को समझो, दुश्मन की रणनीतियों को समझो और उसके बाद अपनी रणनीति तैयार करो। गांधी जी ने वही किया, अंग्रेजों के साथ कदम से कदम मिलाने का प्रयास किया। उन्होंने भारतीयों से आह्वान किया, भारतीयों को आवाज लगाई कि इस प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजी सेना का, ब्रिटिश सेना का साथ दीजिए,
आलोचनाएं भी हुई, लेकिन उसके बावजूद भी एक सत्याग्रही के रूप में गांधी जी अपने इस निर्णय पर अडिग रहे। उन्होंने पूरे देश को कॉल किया और हम सब जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सेना ने ब्रिटिश शासन का सहयोग किया। उसने उन्हें यह भरोसा दिया गया था कि इस मदद के बदले में भारत को वे आज़ाद कर देंगे, लेकिन उन्होंने अंग्रेज़ों ने ऐसा नहीं किया। अंग्रेज़ों ने विश्वासघात किया। इस विश्वासघात के बाद भारतीय राजनीति कैसे करवट बदलती है, ये सब हम सब जानेंगे। और दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद गांधी जी के भारत में क्या प्रयोग हुए। सबसे पहले 1917 में उन्होंने चंपारण सत्याग्रह के माध्यम से आंदोलन का बीज बोया भारतीय भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का। इन सब चीज़ों को हम जानेंगे अगले वीडियो में। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हम आपसे आग्रह करते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि अगली वीडियो जैसे ही आए आपके पास इसका नोटिफिकेशन आ जाए और इसी तरह से हम बहुत सारे बिंदुओं को छूते हुए आगे बढ़ें और धीरे 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 क्रमवार हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सभी पहलुओं को समझते बूझते हम इतिहास भारतीय इतिहास को समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।